संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा भी सभी को राम राम राम। तो चलिए, नव वर्ष की मनाते हैं, कल नया साल है। वैसे भी निर्मला सीतारमण जी ने, भारत की जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो इसी खुशी में चलिए मना लेते हैं। क्या खाक नया साल मनाया जाए सुमित जी? ये बताइए, आप और ये सारा देश नया साल के लिए इतना उत्साहित है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज आप उस जीडीपी की बात कर रहे हैं जो जीडीपी कर्ज के बल पर टिकी है। अच्छा। क्या आपको पता नहीं है इसमें भारत के ऊपर जो कर्ज है 629 अरब डॉलर का है। और मैं आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूंगा, 2014 से पहले यह कर्ज 55 लाख करोड़ था। जब से ये बीजेपी सरकार आई, यानी 2014 से अब जो 24 वाला चुनाव होने वाला 9 साल में, अब इसमें भारत का कर्ज 1,55 करोड़ रुपए है। आप बताइए, आप वह 100 लाख करोड़ का जो कर्ज भारत पे है, उस खुशी में नया साल मनाएंगे? तो मैं आपको यह उत्तर दूं। आप मेरा पहले एक प्रश्न है छोटा सा। जी बोलिए। आप ये बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? जी अमेरिका। अमेरिका के। जी। तो क्या आपको मालूम है कि अमेरिका के ऊपर भी कर्ज है भारत का? जी। 16 लाख करोड़ का। मैं आपको बता दूं कि 16 लाख करोड़ भारत ने कर्ज दिया अमेरिका को। जी। और अमेरिका के ऊपर कुल कर्ज है 29.5 अरब करोड़। जी। और उसकी अर्थव्यवस्था इनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है। जी। लेकिन हम जब कभी अमेरिका के बात सुनते हैं, अमेरिका देश का नाम, तो हमारे ध्यान में क्या आता है कि हाँ, ये तो सुपर पावर है, ये तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो उसके ऊपर इतना कर्ज कैसे है? जरा सा ये विकास का मॉडल है। जब भी कोई देश इस वैश्वीकरण के युग में बिजनेस स्टार्ट करता है, जिसे हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण में, अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप अपने कम से कम रिस्क पर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। आपका ये एम होगा। हम उसी तरह भारत भी अन्य विकसित देशों की तरह कर्ज लेकर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं और अपने जो जनहित की चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत कर रहे हैं। ये है मोदी सरकार की रणनीति। और आपको आप इससे पहले कुछ बोले, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जी बताइए। 2005 में आप ही के कांग्रेस सरकार में हमारे ऊपर जितना कर्जा था उतना जीडीपी से तब भी ज़्यादा कर्जा था जितना आज भी है। फर्क इतना है, आपकी कांग्रेस सरकार ने जीडीपी को ग्रोथ नहीं कर पाई, इसीलिए ज़्यादा कर्ज लिया नहीं। हमने ज़्यादा जीडीपी को ग्रोथ किया तो हमें ज़्यादा कर्ज की जरूरत लेनी पड़ी। इसी तरह आपको वो ज़्यादा अंतर दिख रहा है। जी जी। आपने अभी बीच में एक बात कही कि आपके मोदी सरकार ने कर्ज ले करके ये जीडीपी बढ़ाई है। जी। आपने बात कही थी। जी जी। आप उसी मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। जी जी जी। आप उसी भाजपा की बात कर रहे हैं। क्या हुआ है? जिसने अभी हाल ही में 155 सांसदों को डिसमिस किया। जी जी। और डिसमिस करके उसने सीआरपीसी और आईपीसी जो भारत के दो कानून के स्तंभ माने जाते हैं, सीआरपीसी और आईपीसी जैसे कानूनों में उन्होंने संशोधन किया, वो भी 150 सांसदों को डिसमिस करके। आप ये बताइए, आप ये किस लोकतंत्र में सांसदों को डिसमिस करके कानून या विधि बना रहे हैं? क्या ये उचित है? ये सर्वोच्च उचित नहीं। ये लोकतंत्र में ये एक तानाशाही है। मैं इस सरकार को तानाशाह कहूंगा, क्योंकि संसद सर्वोपरि है, संसद सर्वोच्च है। संसद नहीं तो कोई कानून नहीं। अच्छा, तो मैं आप एक चीज और बता देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक तानाशाही देश में हैं। आपको ये महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल होता भी होगा आपके जैसे विचारधारा रखने वाले लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि हमारे संविधान ने किसी भी संसद को योग्य है या अयोग्य है इसकी निर्धारण करने के लिए यह शक्ति भारत सरकार के पास नहीं है। कोई भी सरकार, मोदी सरकार ने, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, संविधान ने यह शक्ति लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा अध्यक्ष को दी है। और जहाँ तक रहा आपके 155 सांसदों के सस्पेंड होने का सवाल, सांसद के जो हमारे देश की पार्लियामेंट है उसके बाहर जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे भारत के भी उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनकी मिमिक्री करना टीएमसी कांग्रेस के द्वारा, उनका अपमान करना, सांसद की कार्यवाहियों में दखल अंदाजी करना, बाधा डालना, यह कहीं भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि भारत सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया तो ये जरा सा गलत है। आप उसमें अपने थोड़ा ज्ञान में सुधार कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप जाइए संविधान उठाइए, उसमें देखिए कि उसमें साफ साफ लिखा है कि संसद की योग्यता अयोग्यता का निर्धारण सरकार नहीं, लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा अध्यक्ष करेगा मेरे बाबू।
आप उस मतलब आपका कहना है कि आपके हिसाब से आप संवैधानिक ढांचे के अनुसार से संसद का जो मतलब मूल अधिकार है, संसद का जो कर्तव्य है वो राज्यसभा और लोकसभा में निहित है, और उसका जो मतलब नियंत्रण है वो अध्यक्ष करेगा या सभापति करेगा। हमारा संविधान इसी में आपका कहना है। जी। तो आप मुझे ये बताइए, आप जिस संवैधानिक ढांचे की बात कर रहे हैं उस संविधान के ढांचे से हमारी, अभी आप जानते हैं अभी आपके बीजेपी सरकार के करीबी बृजभूषण सिंह ने हमारे यहाँ की बेटियों का साक्षी सिंह एवं उनके साथियों के साथ जो मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया है, ये बताइए ये बेटियां कोई आम बेटियां नहीं है। हम तो आम बेटियों के लिए कई सारी योजनाएं लाते हैं। आपकी बीजेपी सरकार ने गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ आपके उनके करीबी बृजभूषण सिंह ने इतनी बड़ी मानसिक तथा आपराधिक शोषण किया, उनके खिलाफ अभी क्या चल रहा है? अभी कुछ नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें चलाई जा रही हैं। भारत में यही दिक्कत है कि भारत में होता क्या है ना कि जो हमारे देश की मीडिया है, ठीक है ना, जिसे हम चौथा स्तंभ भी कहते हैं, मुझे हैरानी होती है चौथा स्तंभ कहते हुए, लेकिन हम कहते हैं। और आपके जैसे विचारधारा रखने वाले लोग, कोई व्यक्ति है आप उसे पहले से ही निर्दोषी या दोषी करार कर देते हैं, आप पहले से ही करार कर देते हैं। न्यायपालिका कुछ फैसला सुनाती है, आपको जैसा कि मालूम होगा कि यह जो विवाद है वो न्यायपालिका में विचाराधीन है, संवैधानिक पीठ इस पर बैठी है, विचार कर रही है, और ये मामला भी चल रहा है न्यायपालिका में कि कुछ न्यायपालिका अपना फैसला सुनाए। हमारे देश के जो मीडिया है, आपके जैसे लेफ्टिस्ट है विचारधारा रखने वाले, वो लोग पहले से ही किसी को दोषी किसी को निर्दोष करार कर देते हैं, यही दिक्कत है। आप सुमित जी उस न्यायालय की बात कर रहे हैं जिस न्यायालय में अभी 5 करोड़ मामले लंबित हैं। अभी आपने जुलाई की रिपोर्ट देखी है? जी। अभी जुलाई की रिपोर्ट में 5 करोड़ मामले लंबित हैं, और पर 10 लाख मतलब हर क्षेत्र में हर 10 लाख व्यक्तियों में 51 जजेस की जरूरत है। अभी है भारत में कितना? 21 जजेस हैं। तो आप उस न्यायालय के ऊपर अपने मतलब कर्तव्यों को छोड़ रहे हैं कि जिस न्यायालय में अभी 5-5 करोड़ मामले लंबित है, हम कैसे मान लें कि हमारे बहू बेटियों का जो न्यायिक मामला है वो त्वरित कार्रवाई न्यायालय करेगी? और करेगी कैसे? ये जो सरकार है, ये जो तंत्र है, ये जो इस समय सिस्टम चल रहा है, ये एक बधा तंत्र चल रहा है, ये एक तानाशाही चल रही है। तो पहली बात तो इन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका के बीच में ला दिया। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है, यही होता है, आपको जैसे पता भी होगा। लेकिन आपने जो बात की कि हमारे यहाँ कितने जजेस की ज़रूरत है और कितने हैं और कितने मामले लंबित हैं, तो हाल ही में हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DYS चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि इस वर्ष 2023 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 मामलों का निपटारा किया है तथा इतने ही मामले दर्ज भी हुए हैं। अर्थात इस साल किसी भी प्रकार के मतलब मामले में वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आप ये तो मतलब कहीं आप अपने दिमाग से हटा ही दीजिए कि न्यायपालिका अपना कार्य नहीं कर रही है। दूसरी बात, जहाँ तक आपकी बात रही कि जो मामले लंबित है, तो उसके द्वारा सरकार के द्वारा विभिन्न तरीक़ों से विभिन्न माध्यम ढूंढे जा रहे हैं, और हाल ही में सरकार ने ई-कोर्ट पहल शुरू की है, जिसके द्वारा हम घर घर त्वरित न्याय पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं कि जो न्यायपालिका नहीं आ सकते हैं, जो न्यायालय नहीं आ सकते हैं, हम ई-कोर्ट के द्वारा उनको भी न्याय पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना। तो कृपया कर, अगर आखिर में अगर मुझे निष्कर्ष देना हो तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर पूरा शरीर बीमार पड़ जाए ना अनुराग जी, तो पूरे शरीर को नहीं काटना चाहिए, बस उस अंग को काटना चाहिए। जी, आपने जैसा कहा कि पूरा शरीर बीमार पड़ जाए तो पूरे शरीर को नहीं काटना चाहिए, उस अंग को काटना चाहिए। जी, मैं इस अंग का जो भाग मानूंगा वो मानूंगा बीजेपी सरकार को, और जो पूरी बॉडी मानूंगा वो मानूंगा भारत को। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, और मैं आपको ये समझाऊंगा भी कि ये जो अंग काटना चाहिए ये बीजेपी सरकार को काटना चाहिए, और जो हमारी बॉडी सुरक्षित रहनी चाहिए ये हमारे भारत की रहनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई, अपने ही दम से सब उखाड़ लेना। तो मैं आपको बता दूं कि ना आप काट सकते हैं ना हम काट सकते हैं। 125 करोड़ की जनता उन्हें काट भी सकती है, उन्हें बैठा भी सकती है। हम आप कौन होते हैं? आने वाला 2024 मई में इलेक्शन है, आम चुनाव है हमारे भारत देश में, देख लेते हैं कौन किसको काटता है, कौन किसको बैठाता है। हम भी रहेंगे यहीं प्रिय, आप भी रहेंगे यहीं बाबू, देखा जाएगा क्या होगा। जो कौम अन्याय के खिलाफ केवल मौन रह जाते हैं, वो सिर्फ लाशों और लाशों पर केवल अमौन रह जाते हैं।
जी जी, तुम कहा माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है ये। मिलते हैं आपसे। जी। ये है मेरे भाई मीटअप जी मिस्टर सुमित सिंह। जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अनुराग से भाई का अपना, कि इन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया और तर्क वितर्क का मौका दिया। ऐसे ही तर्क वितर्क आगे आपको और देखने को मिलता रहेगा। जी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।